हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस फार्मेसी चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस किसे कहते हैं? द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज एंड चेन ऑफ इवेंट लीडिंग टू द डिसीज। पैथोजेनेसिस मीन्स क्या है? आपकी जो डिसीज की प्रोसेस होती है, किस स्टेप वाइज, किस चेन में किस तरह से डेवलपमेंट होती है, उसकी स्टडी को उसके हम क्या कहेंगे? पैथोजेनेसिस कहेंगे। सेल इंजरी, द इंजरी इन नॉर्मल सेल बाय वेरियस काउजेस। जो इंजरी होती है आपकी नॉर्मल सेल की, वो वेरियस काउजेस से होती है। वो डिवाइड होती है टू टाइप्स के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेकंड नंबर पर है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी मीन्स क्या है? आपकी जो इंजरी सेल है वो नॉर्मल हो जाना। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो आपकी इंजरी सेल है, जो डिसीज होती है, वो उसके अंदर सेल की डेथ हो जाती है, उसे हम कहेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी। आप देख लेते हैं प्रिंसिपल अप्लाई इन पैथोजेनेसिस ऑफ मोस्ट फॉर्म्स ऑफ सेल इंजरी इंक्लूड्स। जो प्रिंसिपल देख लेते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर, जो सेल इंजरी के अंदर इंक्लूड्स है। फर्स्ट नंबर पर है टाइप्स, ड्यूरेशन एंड इंजूरियस एजेंट। टाइप, ड्यूरेशन और इंजूरियस एजेंट। द एक्सटेंट ऑफ सेलुलर एनर्जी डिपेंड अपॉन टाइप एंड ड्यूरेशन। जो सेलुलर इंजरी जो होती है वो डिपेंड होती है टाइप और ड्यूरेशन के ऊपर। एग्जाम्पल, थ्रू स्मॉल डोज ऑफ टॉक्सिन और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ इस्चेमिया। जो स्मॉल डोज हो गया टॉक्सिन का और शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया इस्चेमिया का, उसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी। मैंने आपको जैसा कहा था, जो स्मॉल डोज के अंदर हुआ, स्मॉल डोज के अंदर जो होगा और जिसका शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, और वो सेल क्या हो जाएंगी? रिवर्सिबल, यानी वो रिकवर हो जाएंगी, नॉर्मल सेल के अंदर हो जाएंगी। इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। अब दूसरा है लार्ज डोज और प्रिसिस्टेंट ड्यूरेशन। प्रिसिस्टेंट ड्यूरेशन मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन, यानी फोर्थ टाइम से जो हो रही है, उसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल यानी स्मॉल डोज और शॉर्ट ड्यूरेशन। लेकिन जो हमारा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, जो हमारा लार्ज डोज रहेगा और प्रिसिस्टेंस यानी लॉन्ग, मतलब शॉर्ट नहीं रहेगा, लॉन्ग ड्यूरेशन में रहेगा, इसे हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेकंड नंबर पर है टाइप, स्टेटस, एडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल, थ्रू जो आपका स्केलेटल मसल हो गया कैन विथस्टैंड हाइपोक्सिक इंजरी फॉर लॉन्ग टाइम, कार्डियक मसल सफर इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो आपके सेल स्केलेटल मसल हो गए वो विथस्टैंड हाइपोक्सिक इंजरी उसको हो गई लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम यानी कौन सा हो गया? इरिवर्सिबल सेल इंजरी। जो आपके कार्डियक मसल जो है वो सफर कर रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी से, इसे हम क्या कहेंगे? टाइप, स्टेटस एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ टारगेट सेल। थर्ड नंबर पर है अंडरलाइनिंग इंटरसेलुलर फिनोमिनॉन। ये क्या है? एग्जांपल देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज यूजिंग एटीपी डिप्लीशन। माइटोकॉन्ड्रियल जो डैमेज होगा काउजिंग एटीपी डिप्लीशन की वजह से, ये किसके अंदर होगा? अंडरलाइनिंग इंटरसेलुलर फिनोमिनॉन के अंदर। सेकंड नंबर पर है सेल मेम्ब्रेन डैमेज। थर्ड नंबर पर है रिलीज ऑफ टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स। रिलीज होगा टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स, ये किसके अंदर होगा? अंडरलाइनिंग इंटरसेलुलर फिनोमिनॉन। ये क्या है? ये प्रिंसिपल है सेल इंजरी का। फोर्थ नंबर पर है मॉर्फोलॉजिकल कंसिक्वेंस। अब मॉर्फोलॉजिकल कंसिक्वेंस किसे कहेंगे वो देख लेते हैं। आउटर सिम्टम्स आर विजिबल अर्लियर देन इंटरनल चेंजेस इन द बॉडी। जो आपके आउटरनल सिम्टम जो होते हैं वो विजिबल रहते हैं अर्लियर देन इंटरनल चेंजेस। जैसा कि आपको आउटरनल सिम्टम्स आपके विजिबल रहेंगे कब? अर्लियर, यानी आपके इंटरनल चेंजेस होने से पहले। इसे हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजिकल कंसिक्वेंस कहेंगे। जैसा कि फॉर एग्जांपल थ्रू हम इस्चीमिया देख लेते हैं। इस्चीमिया यानी क्या होता है? इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई। आपकी ब्लड सप्लाई के अंदर इंटरप्शन करने वाली डिसीज को हम कहेंगे इस्चीमिया। हाइपोक्सिया किसे कहेंगे? इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। जो आपके इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई आपके टिश्यू को जो नहीं कर पाता, उस डिसीज को हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया कहेंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया, जैसा हमने देख लिया यहाँ इस्चीमिया और हाइपोक्सिया क्या कहते हैं। ये जो डिसीज है इसके हम पैथोजेनेसिस यानी इसकी डिसीज यानी इसके एक हम सेल देखेंगे, टाइप देखेंगे, किस तरह से पैथोजेनेसिस होती है इस्चीमिया हाइपोक्सिया डिसीज की। इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया आर मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेल इंजरी। जो इस्चीमिया और हाइपोक्सिया जो डिसीज है वो मोस्ट कॉमन डिसीज है, सेल इंजरी है। डैमेज इन सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड न्यूक्लियस इन रिवर्सिबल।
डैमेज होता है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होता है, राइबोसोम डैमेज होता है, न्यूक्लियस डैमेज होता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। और उसके अंदर कौन कौन से फॉलोइंग फीचर्स है वो देख लेते हैं। अब देख लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी 4 टाइप्स के अंदर, 4 स्टेप के अंदर फॉर्म होती है। फर्स्ट नंबर पर है डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, डिक्रीज होती है जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। सेकंड नंबर पर है इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स, डैमेज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स की। फोर्थ नंबर पर है, लास्ट नंबर पर है रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। ये 4 स्टेप के अंदर हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी फॉर्म होगी। तो हम ये 4 स्टेप को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है पहले वो देख लेते हैं। If the ischemia or hypoxia is short duration, the effect may be reversible on rapid restoration of circulation। जैसा मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या है, जो आपकी जो डिसीज होंगी वो रिवर्सिबल हो जाएंगी, यानी आपकी जो इंजरी, सेल इंजरी जो हो जाएंगी वो हमारी सेल नॉर्मल हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। मतलब आपकी जो, आपको एक सेल इंजरी हो चुकी है, आपको जो इस्कीमिया हो गया है, तो आपकी सेल जो इंजरी हो गई थी वो नॉर्मल सेल हो जाना, इसके जो स्टेप होती है हम उसे क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल यानी नाम में दिया गया है, रिवर्स हो जाएंगी, आपकी जो डिसीज हो गई थी वो आपकी जो सेल नॉर्मल हो जाएंगी। इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल सेल इंजरी कहेंगे। जैसा कि आपकी जो सेल होती है वो रिस्टोर होती है। बायोकेमिकल एंड अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, जो आपके बायोकेमिकल और अल्ट्रास्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर। फर्स्ट नंबर पर है डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी, जैसा हमने इसके फर्स्ट स्टेप देखे थे, जैसा कि उसके अंदर से फर्स्ट स्टेप है डिक्रीज जनरेशन ऑफ सेलुलर एटीपी। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑल लिविंग सेल रिक्वायर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जैसा कि आपको पता होगा कि लिविंग सेल्स को कंटिन्यूअसली सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन का। टू प्रोड्यूस एटीपी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस, और जो हमारा सप्लाई होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई के कारण हमारे प्रोड्यूस होते हैं एटीपी, वो रिक्वायर्ड रहती है सेलुलर फंक्शंस के लिए। जैसा कि आपको एक्टिविटी करना है, कुछ काम करना है, आपको एटीपी एनर्जी लगेगी, और वो कंटिन्यूअस सप्लाई हुआ तो ऑक्सीजन का, तभी हमारे एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। एटीपी इन ह्यूमन सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 सोर्सेस, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 2 सोर्सेस यानी 2 जगहों से, हमारे 2 जगहों से हमारे पास एटीपी फॉर्म होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है बाय एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन थ्रू हमारे एटीपी फॉर्म होते हैं। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमारे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एरोबिक रिस्पायरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसके थ्रू हमारे एटीपी फॉर्म होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। सेकंड सोर्सेस है सेल में स्विच ओवर टू एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेशन टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी, जो हमारी सेल होती है वो स्विच ओवर होती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेशन के अंदर टू मेंटेन कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी। जो हमारे कांस्टेंट सप्लाई होता है एटीपी को ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलाइटिक के अंदर, वो मेंटेन करता है हमारा सेकंड सोर्स एरोबिक ग्लाइकोलाइटिक ऑक्सीडेशन, वो क्या करता है, मेंटेन करता है कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एटीपी। अब देख लेते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप है इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस। इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर क्लम्पिंग ड्यू टू लो ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल, न्यूक्लियर क्लम्पिंग होती है किसकी वजह से, लो ऑक्सीजन सप्लाई सेल को मिलने के कारण। एरोबिक रिस्पायरेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया फेल फर्स्ट, जो आपकी एरोबिक रिस्पायरेशन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो फेल्स हो जाती है, वो फॉर्म नहीं होती, फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। स्विच टू एनोरोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और हमारी एनोरोबिक ग्लाइकोलाइटिक पाथवे जो होती है रिक्वायरमेंट किसके लिए रहती है, एनर्जी के लिए, वो स्विच हो जाती है किसके अंदर, इंट्रासेलुलर लैक्टिक एसिडोसिस के अंदर। दिस रिजल्ट इन रैपिड डिप्लीशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, लोअरिंग दस इंट्रासेलुलर पीएच, जो हमारा इसके कारण रिजल्ट क्या होता है, रैपिड डिप्लीशन होता है ऑफ ग्लाइकोजन का एंड एक्यूमुलेशन होता है लैक्टिक एसिड का, लोअरिंग द इंट्रासेलुलर पीएच, लोअरिंग होता है इंट्रासेलुलर पीएच के। थर्ड नंबर पर है डैमेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पंप्स। थर्ड स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। लैक ऑफ एटीपी, आपके अंदर एटीपी लैक ऑफ मतलब कम एटीपी हो गए, लैक ऑफ एटीपी, उसके अंदर क्या होगा, इंटरफ्रेंस इन जनरेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम सेलुलर फैटी एसिड,
आपके जो इंटरफेस जो जनरेशन होता है फॉस्फोलिपिड का फ्रॉम किससे होता है, फैटी एसिड से, सेलुलर फैटी एसिड से, वो नहीं होगा। फिर बाद में क्या होगा, रिजल्ट्स क्या होंगे उसके कारण, डैमेज इन जनरेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम सेलुलर फैटी एसिड। जो हमारे जो फॉस्फोलिपिड जनरेशन होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे फॉस्फोलिपिड फ्रॉम सेलुलर फैटी एसिड के कारण। फॉस्फोलिपिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूअस रिपेयर ऑफ मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है आपके सेल को, कंटिन्यूअस जो फॉस्फोलिपिड जो होता है वो क्या करता है, आपके मेम्ब्रेन को कंटिन्यूअस रिपेयर करता है, इसलिए हमको फॉस्फोलिपिड की रिक्वायरमेंट रहती है ह्यूमन बॉडी के लिए। डैमेज टू सोडियम एंड कैल्शियम पंप एज अंडर। डैमेज होती है सोडियम कैल्शियम पंप्स अंडर। देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर पर है फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फेलियर होता है सोडियम पोटेशियम पंप का। सोडियम पोटेशियम पंप आर एनर्जी एटीपी डिपेंडेंट एंड ऑपरेट एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो क्या रहता है, एनर्जी यानी एटीपी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और उसे ऑपरेट कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे ऑपरेट करता है। किसे, सोडियम पोटेशियम पंप को। अलो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आउट ऑफ द सेल, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम इनटू द सेल। जो अलो एक्टिव द ट्रांसपोर्ट करता है सोडियम आउट ऑफ द सेल के लिए, डिफ्यूजन के लिए पोटेशियम इनटू द सेल के अंदर। अब उसके बाद क्या होता है, लोअर द एटीपी इन द सेल एंड इंक्रीज एटीपीज। जो आपके एटीपी कम हो गए सेल के अंदर, फिर बाद में क्या होगा, इंक्रीज होगा एटीपीज। उसके बाद में रिजल्ट आएगा इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम, डिफ्यूजन ऑफ पोटेशियम आउट ऑफ द सेल। जो रिजल्ट के कारण इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन होगा सोडियम का और डिफ्यूजन होगा पोटेशियम आउट ऑफ द सेल के अंदर। Accumulation of sodium in the cell leads to increase the intracellular water to maintain isoosmotic condition। और उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा सोडियम इन सेल के अंदर, और उसके अंदर क्या, उसके कारण लीड्स टू क्या होगा, इंक्रीज होगा इंट्रासेलुलर वाटर मेंटेन होगा और आइसोऑस्मोटिक कंडीशन मेंटेन होगी। उसके बाद में क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्वेलिंग होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब सेकंड नंबर पर है फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप। फेलियर ऑफ कैल्शियम पंप क्या है वो देख लेते हैं। मेम्ब्रेन डैमेज काउजेज डिस्टर्बेंस इन कैल्शियम आयन एक्सचेंज अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन डैमेज होगी, काउजेज क्या होगा, उसके कारण डिस्टर्बेंस आएगा कैल्शियम आयन एक्सचेंज के अंदर, अक्रॉस किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद होगा एक्सेस ऑफ कैल्शियम मूव्स इनटू द सेल पर्टिकुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया। जो एक्सेस ऑफ कैल्शियम मूव हो जाएगा कहाँ पे, आपके सेल पर्टिकुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद में दिस काउजेस स्वेलिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके काउजेस के कारण आपके क्या होगा, स्वेलिंग होगी माइटोकॉन्ड्रिया की। और होगा डिपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड रिच अमॉर्फस डेंटिटाइज, आपके डिपोजिशन होगा फॉस्फोलिपिड का रिच अमॉर्फस डेंटिसाइट्स के अंदर। अब फोर्थ नंबर पर है रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारे 4 स्टेप होते हैं रिवर्सिबल के अंदर, ये उसके अंदर की 4 स्टेप है। रिड्यूस प्रोटीन सिंथेसिस, कंटिन्यूड हाइपोक्सिया मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी apparatus स्वेल अप। जो आपकी हाइपोक्सिया जो मेम्ब्रेन के अंदर कंटिन्यूअस रहेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंड गोल्गी apparatus स्वेल अप होंगी। आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus स्वेल अप होंगी, क्यों, कंटिन्यूअस हाइपोक्सिया मेम्ब्रेन के अंदर रहा तो। राइबोसोम आर डीअटैच फ्रॉम ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपका जो राइबोसोम रहता है वो डीअटैच हो जाता है ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। डिस्पेंसिंग राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म एंड इनएक्टिवेटिंग देयर फंक्शंस। जो आपके राइबोसोम हो जाएगा वो डिस्पेंसिंग हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर बाद में इनएक्टिवेटिंग देयर फंक्शन, और बाद में इनएक्टिवेट हो जाएंगे उसके फंक्शंस राइबोसोम के। रिवर्सिबल सेल इंजुरी कैन रिस्टोर द सेल टू द नॉर्मल स्टेट। जैसा मैंने आपको बताया था, रिवर्सिबल सेल इंजुरी क्या करती है, रिस्टोर करती है सेल को नॉर्मल स्टेट के अंदर ला लेंगी। अब देख लेते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजुरी। इरिवर्सिबल सेल इंजुरी 5 स्टेप के अंदर होती है। रिवर्सिबल सेल इंजुरी जो थी हमारी वो 4 स्टेप में होती है, और इरिवर्सिबल जो सेल इंजुरी है वो हमारी 5 स्टेप में होती है। फर्स्ट नंबर पर है कैल्शियम इन्फ्लक्स यानी माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होगा। सेकंड स्टेप के अंदर है एक्टिवेशन फॉस्फोलाइपेज यानी मेम्ब्रेन डैमेज होगा। थर्ड नंबर पर है इंट्रासेलुलर प्रोटिएसेस यानी साइटोस्केलेटल डैमेज होगा। 4 नंबर पर है एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर डैमेज होगा।
और लास्ट नंबर पर है लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी लाइसोसोमल डैमेज होगा, यानी मीन्स क्या होगा, आपकी सेल डेथ हो जाएंगी। अब देख लेते हैं कैल्शियम इनफ्लक्स माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज उसे कहते हैं, ये क्या है। ड्यू टू द कंटिन्यूस हाइपोक्सिया, आपकी हाइपोक्सिया कंटिन्यूस होते रहा, उसके बाद क्या होगा, लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन ऑकर्स होगा। आपका क्या होगा, कंटिन्यूस हाइपोक्सिया होने के कारण आपके लार्ज साइटोसोलिक इन्फ्लक्स होगा कैल्शियम आयंस के अंदर। उसके ऑकर्स होने के कारण क्या होगा, एक्सेस इंट्रासेलुलर कैल्शियम कलेक्ट होगा इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, डिसेबलिंग इट्स फंक्शन। फिर बाद में क्या करेगा, उसका डिसेबलिंग फंक्शंस कर देगा, यानी फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। फिर बाद में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस होंगे, आर वैक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, डिपॉजिट ऑफ एमॉर्फस कैल्शियम साल्ट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। मॉर्फोलॉजिकल माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस होंगे, आर वैक्यूल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वैक्यूल्स भी आपका चेंज हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, डिपॉजिट्स ऑफ एमॉर्फस कैल्शियम साल्ट्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। आपका जो एमॉर्फस कैल्शियम साल्ट्स होता है वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। सेकंड नंबर पर है एक्टिवेशन फॉस्फोलाइपेज, यानी मेम्ब्रेन डैमेज होगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज होंगी। एज अ रिजल्ट सस्टेन इस्टीमिया, आपके रिजल्ट सस्टेन होगी इस्टीमिया। उसके बाद क्या होगा, साइटोसोलिक इन्फ्लक्स होगा, कैल्शियम इन द सेल इंक्रीज, कैल्शियम इन द सेल इंक्रीज हो जाएगा इन्फ्लक्स। फिर बाद में क्या होगा, रिजल्ट डिग्रेड मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स प्रोग्रेसिवली, डिग्रेड होगा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड प्रोग्रेसिवली। उसके बाद होगा डिक्रीज रिप्लेसमेंट सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड ड्यू टू रिड्यूस एटीपी, आपके एटीपी रिड्यूस होने के कारण क्या होगा, डिक्रीज रिप्लेसमेंट सिंथेसिस होगा मेम्ब्रेन का, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। क्यों, आपके एटीपी रिड्यूस होने के कारण। उसके बाद में होगा लैक्टिक एंजाइम एटीपीज इज एक्टिवेटेड, आपके लैक्टिक एंजाइम एटीपीज एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, फ्यूचर डिप्लीशन ऑफ एटीपी, आपके एटीपी फ्यूचर एटीपी डिप्लीशन होते रहेंगे। अब थर्ड नंबर पर है इंट्रासेलुलर प्रोटीएसेस, यानी साइटोस्केलेटल डैमेज होगा। द नॉर्मल साइटोस्केलेटल ऑफ द माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल एंड द इंटरमीडिएटेड फिलामेंट, जो आपके नॉर्मल साइटोस्केलेटल कौन कौन से हैं, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इंटरमीडिएटेड फिलामेंट्स है। अब उसके कारण क्या होगा, जो आपके नॉर्मल साइटोस्केलेटल के कारण विच एंकर्स द सेल मेम्ब्रेन इज डैमेज ड्यू टू द डिग्रेडेशन बाय द एक्टिवेटेड इंट्रासेलुलर प्रोटीएसेस, आपके इंट्रासेलुलर प्रोटीएसेस एक्टिव होने के कारण सेल मेम्ब्रेन डैमेज होंगी। उसके बाद सेल स्वेलिंग होंगी, प्रोड्यूस द इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन इंजुरी, जो आपकी सेल स्वेलिंग प्रोड्यूस होंगी इरिवर्सिबल सेल मेम्ब्रेन इंजुरी से। फोर्थ नंबर पर है एक्टिवेटेड एंडोन्यूक्लियस, यानी आपकी न्यूक्लियर डैमेज होंगी, उसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन आर डैमेज बाय द एक्टिवेटेड लाइसोसोमल एंजाइम सच एज प्रोटीएजेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस, आपके लाइसोसोमल एंजाइम यानी कौन से एंजाइम, जैसा कि आपके प्रोटीएसेस एंड एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम यानी लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिव होने के कारण आपके न्यूक्लियोप्रोटीन डैमेज हो जाएंगे। इरिवर्सिबल डैमेज टू द न्यूक्लियस कैन बी देयर थ्री फॉर्म, इरिवर्सिबल डैमेज यानी आपके न्यूक्लियस का इरिवर्सिबल डैमेज होगा थ्री फॉर्म के अंदर। कौन कौन से, फर्स्ट नंबर पर है पाइक्नोसिस, पाइक्नोसिस क्या है, कंडेंसेशन एंड क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियस विच बिकम्स डार्क बेसोफिलिक, जो आपके कंडेंसेशन होगा और क्लम्पिंग होगा न्यूक्लियस का और डार्क बेसोफिलिक फॉर्म में हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है कैरियोरेजेसिस, यानी न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन इन द स्मॉल बाइट डिस्पर्स इन द साइटोप्लाज्म, आपके न्यूक्लियर का फ्रैगमेंटेशन होगा स्मॉल बाइट्स के अंदर और वो डिस्पर्स हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। थर्ड नंबर पर है कैरियोलाइसिस, कैरियोलाइसिस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा थर्ड स्टेप के अंदर यानी कैरियोलाइसिस के अंदर। अब लास्ट स्टेप है लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यानी लाइसोसोमल डैमेज होगा, वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। द लाइसोसोमल मेम्ब्रेन आर डैमेज, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, उसके बाद होगा रिजल्ट एस्केप द लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, आपका एस्केप आपका लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेगा। उसके बाद होगा द एंजाइम आर एक्टिवेटेड ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द सेल एंड एसिडिक पीएच,
आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन और एसिडिक पीएच सेल के अंदर कम होने के कारण ये वाले जो एंजाइम है लाइसोसोमल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ये एक्टिवेट होगा। उसके बाद होगा दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इंक्लूड, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन कौन से है, हाइड्रोलेज हो गया, आरएनएस हो गया, डीएनएस हो गया, प्रोटीएस हो गया, ग्लाइकोसिडेस हो गया, फॉस्फेट हो गया, लाइपेज हो गया, अमाइलेज हो गया, कैथेप्सिन हो गया। ये जो है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। उसके बाद क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट आर हेंस सेल डेथ। आपकी क्या होगा, एंजाइमेटिक डाइजेशन सेलुलर कंपोनेंट के अंदर होने के कारण आपकी क्या होगी, सेल डेथ हो जाएगी। इसी तरह से 5 स्टेप के अंदर इरिवर्सिबल सेल इंजरी होंगी और हमारी 4 स्टेप के अंदर रिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएंगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।